नमस्कार, यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। हमारे शरीर में यूँ तो कई सारे ऑर्गन्स है, लेकिन इन ऑर्गन्स में से एक पेयर ऑफ ऑर्गन्स की बात करूं वो है किडनीज, जिसको हम मास्टर केमिस्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं। ये दिन भर में 500 से 50 गैलन से ज़्यादा बॉडी फ्लूइड्स को फिल्टर करता है। इसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो बोन मैरो में ब्लड के आरबीसीज को बनाने में मदद देती है। अलावा इसके बॉडी सॉल्ट्स को यानी कि सोडियम, पोटेशियम और एसिड्स को बैलेंस करता है और हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। ये किडनी अगर फेल हो जाए तो हमारे ब्रेन पर उसका असर पड़ सकता है, हमारे हार्ट पर उसका असर पड़ सकता है, या हमारे बॉडी में एनीमिक कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं और कई सारे और भी एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में बात करेंगे। लेकिन किडनी फेल इतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि किडनी फेल होने के लिए 5 स्टेजेस होते हैं और जब वो 5वें स्टेज पर आता है तब हमारे पास 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। या तो हम इसका डायलिसिस करें किडनी का, या अदरवाइज़ हम ट्रांसप्लांट करें। नाउ किडनी ट्रांसप्लांट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसमें कॉम्पैटिबिलिटी का इशू आता है। इससे बेटर ऑप्शन या वायबल ऑप्शन जो है वो है डायलिसिस। और डायलिसिस के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए हमने नेफ्रॉन किडनी हॉस्पिटल धंतोली और अश्विनी डायलिसिस एंड किडनी सेंटर रामदासपेट के सर्वा डॉक्टर जितेश जेसवानी को यहाँ आमंत्रित किया है। इनका पिछला कार्यक्रम काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी कॉल्स आए थे, उनको सराहा गया उनके नॉलेज के लिए। और इस बार भी रिक्वेस्ट थी कि डॉक्टर जेसवानी को फिर से आमंत्रित करें, इसलिए हमने उनको आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। थैंक यू सर, जैसा मैं कह रहा था कि किडनी फेल हो गया तो इतना इजीली फेल नहीं होता, और फेल हो गया तो ऑप्शन 2 ही रह जाते हैं जी। तो डायलिसिस की बात कर रहा था मैं। जी सर। तो व्हाट एग्जैक्टली इज डायलिसिस और उसके कितने प्रकार होते हैं? सर डायलिसिस मैं कहूँ तो डायलिसिस एक तरीके से खून की सफाई, ब्लड फिल्ट्रेशन। डायलिसिस जो होता है, डायलिसिस आपको तब लगता है जब आपकी किडनी अपना काम नहीं कर रही। ये टेम्पररी फेज़ में भी हो सकता है, ये परमानेंट फेज़ में भी हो सकता है। टेम्पररी मतलब अक्यूट किडनी इंजरी, जब किडनी जो है किसी कारणवश ख़राब हुई और उसमें रिकवरी का स्कोप है। लेकिन बहुत बार ऐसे कंडीशंस आते हैं जिसमें किडनी परमानेंट डैमेज हो चुकी है, जिसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें किडनी अब सुधर नहीं सकती। तो जैसा आपने सही कहा कि अब 2 ही रास्ते बचते हैं कि हम कोई फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब किडनी का काम अब कोई और करे, या तो नई किडनी करे ट्रांसप्लांट के माध्यम से, या तो फिर हम डायलिसिस करें। डायलिसिस एक तरीके से खून का फिल्ट्रेशन है और आपके बॉडी का एक्सेस पानी निकालता है जो नॉर्मल इंसान में यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। मतलब टॉक्सिन्स निकलते हैं सर बॉडी के। और जो आपका दूसरा प्रश्न था सर डायलिसिस के प्रकार, तो डायलिसिस के 2 प्रकार हैं सर। एक होता है खून का डायलिसिस, जिसको हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीम मतलब ब्लड, डायलिसिस तो खून का डायलिसिस वो होता है जिसमें शरीर का खून बाहर निकल के एक मशीन के माध्यम से साफ होके अपना ही ब्लड शरीर में वापस जाता है और फिल्ट्रेशन होता है। और साथ में एक्सेस वाटर, जो मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लीटर आपका इनटेक है तो 700-800 ml यूरिन आउटपुट रहेगा, कुछ स्वेटिंग में जाएगा, तो कुछ इनसेंसिबल लॉसेस होते हैं। तो आपकी बॉडी क्या करती है सर, इनटेक आउटपुट को बैलेंस कर देती है। जब पेशेंट की किडनी खराब हो जाती है तो इनटेक आउटपुट बैलेंस नहीं होता, तो शरीर में पानी इकट्ठा होने लगता है, पैरों में सूजन आती है, छाती में पानी भरता है, चलने में दम आता है। तो किडनी डायलिसिस क्या करता है, ये एक्सेस पानी भी बॉडी का निकाल देता है आपको। तो इट वर्क्स एज जस्ट लाइक अ नॉर्मल किडनी सर, वो आपको किडनी का काम करके दे रहा है सर, तो केवल वो मशीन के जरिए। जी सर, जी सर। तो ये हो गई एक पद्धति खून का डायलिसिस। दूसरा होता है सर पेट का डायलिसिस, जिसको हम पानी का डायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल वर्ड है जो पेरिटोनियम नाम की एक शीट होती है हमारे पेट के अंदर। हमारे जो सारे अंग हैं वो अंग सपोर्टेड है सर, एक उसके ऊपर परत बनी है, भगवान ने एक परत बनाई है उसमें, मतलब कि वो मेम्ब्रेन टाइप, कि वो मूव ना हो, उसको चोट ना लगे। ये मेम्ब्रेन कैसी होती है सर, एक मलमल के कपड़े की तरह होती है। मलमल के कपड़े में हम पनीर छानते हैं या कुछ छानते हैं तो वो छन जाता है, उसी प्रकार ये एक मलमल के कपड़े जैसी एक शीट है। इसमें हम एक स्पेशल तरीके का फ्लूइड बॉडी के अंदर डालते हैं और ये जो स्पेशल फ्लूइड है कुछ घंटों के लिए कभी कभी पेट में रखा जाता है और फिर इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर जैसे ये बाहर निकलता है तो एक्सेस फ्लूइड, यूरिया, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स भी साथ में ये बाहर निकाल देता है। तो ये जो पेरिटोनियम है ये एक छन्नी की तरह काम करता है। तो नेचुरल बॉडी का ये एक पार्ट
जो काम कर रहा है, इसलिए हम इसको पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। जी सर, एक सवाल यहाँ उठता है कि जैसे आपने कहा 2 टाइप के डायलिसिस, एक हेमोडायलिसिस और एक पेरिटोनियल डायलिसिस, तो इनमें डॉक्टर कब डिसाइड करता है कि इनको हेमोडायलिसिस की ज़रूरत है या पेरिटोनियल डायलिसिस की ज़रूरत है? अभी सर पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस दोनों के अपने अपने फ़ायदे और अपने अपने नुकसान हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि हमारे यहाँ पे अभी भी एनुअल हेल्थ चेकअप, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ अभी भी नहीं है हमारे पास। अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट आते हैं वो CKD स्टेज 5, मतलब एकदम एंड स्टेज किडनी फेलियर में आते हैं, जब उनकी हालत ऐसी होती है कि जब आपको अक्यूटली कुछ करना है कि पेशेंट का कंडीशन इम्प्रूव हो जाए। अभी कैसा है सर, हीमोडायलिसिस में जब बॉडी का खून बाहर निकलता है, साफ होता है, तो इट इज़ अ फास्टर प्रोसेस, इट हैपन्स अर्लियर। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर कोई पेशेंट आया जिसको सांस लेने में दिक्कत है, बहुत सूजन है, यूरिया क्रिएटिनिन बहुत हाई, और मुझे पता है मुझे इसको 2-3 दिन में इसको ये प्रॉब्लम से निकालना है, मुझे ठीक करना है, तो हीमोडायलिसिस मेरी मदद करेगा। पेरिटोनियल डायलिसिस भी इफेक्टिव है, बट पेरिटोनियल डायलिसिस टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू स्टार्ट, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम टू सेटल डाउन। तो ये सारे पैरामीटर्स एकदम से पेरिटोनियल डायलिसिस में इम्प्रूव नहीं होते, लेकिन पेरिटोनियल डायलिसिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंटिटी इन इटसेल्फ। तो यूजुअली हम 2-4 चीज़ें देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स होते हैं सर जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, उनका बीपी ऑलरेडी कम रहता है, या कुछ पेशेंट्स हैं जो किसी वजह से हैंडीकैप्ड हैं, जो बार बार हॉस्पिटल आना जाना नहीं कर सकते। इनके लिए पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत अच्छी मॉडलिटी है। ये अपने घर पे बैठ के ही पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हैं, इनको बार बार अस्पताल आने की ज़रूरत नहीं। जैसे हर सब जगह का अपना प्रोटोकॉल है, हमारे हॉस्पिटल में हमारा एक डेडिकेटेड टेक्नीशियन है जो इन पेशेंट्स के घर जाता है अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, पेरिटोनियल डायलिसिस नहीं कर पाए। 10 दिन का ट्रेनिंग हमारा हॉस्पिटल उनको प्रोवाइड करता है पेरिटोनियल डायलिसिस का। और जो पेशेंट्स जिनका बीपी कम है, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस में बीपी का जो है फ्लक्चुएशन बहुत कम है, बल्कि हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि शरीर का खून जब बाहर निकलता है तो एक स्थिर बीपी चाहिए उसके लिए, बीपी फॉल होने की शंका रहती है। तो पेरिटोनियल डायलिसिस इन मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सर कि जैसे हीमोडायलिसिस जो है इमरजेंट सिचुएशंस में ठीक है, और अगर अर्जेंट नहीं है सिचुएशन तो पेरिटोनियल भी जा सकता है, बशर्ते वो मेडिकल कंडीशंस। तो इसके लिए ना एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म है जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्प्टिव प्लानिंग फॉर ट्रांसप्लांट या फिर डायलिसिस। अभी फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मेरे पास एक पेशेंट आया है और मुझे पता है अभी वो CKD स्टेज 3 में है, और हम हर वो कोशिश करेंगे कि उसका प्रोग्रेशन हम रिटार्ड करें। हम उसको नॉर्मल तो नहीं ला पाएँ शायद अगर CKD हो गया है तो, लेकिन हम ये ज़रूर कोशिश कर सकते हैं कि हम कैसे, मान लीजिए कि अगर मैं एक CKD का भगवान ना करे पेशेंट होता, तो मैं चाहता कि एटलीस्ट मैं जितना मेडिसिन लेके कोशिश कर पाऊँ कि मेरा रिटार्डेशन स्लो हो जाए। तो आप वो तो करते ही हैं। फॉर एग्जांपल यू नो कि एक पेशेंट है जिसका क्रिएटिनिन 7 या 8 है, और आपको पता है अगले 2 या 3 महीने में डायलिसिस पे चले जाएगा, तो आप प्रीएम्प्टिव प्लान करिए, पेशेंट से बात करिए कि व्हाट डू यू वांट टू गो फॉर डायरेक्टली ट्रांसप्लांट जाना चाहते हैं कि डायलिसिस जाना चाहते हैं। अगर डायलिसिस जाना चाहते हैं तो हाथ में या तो एक फिस्चुला बना ले जिससे हाथ से ही डायलिसिस हो जाए, क्योंकि जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो हाथ में फिस्चुला नहीं होता। आप फिस्चुला बनाएंगे तो 1 महीने के बाद मैच्योर होता है, तो आपको गले में नलियाँ डालनी पड़ती हैं, लाइंस डालनी पड़ती हैं डायलिसिस के लिए। पेरिटोनियल डायलिसिस भी आप इमरजेंसी कंडीशन में करेंगे, बट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो अगर आपको पता है कि 2 या 3 महीने पेशेंट आने वाला है, तो पहले से ही जो पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए कैथेटर है उसका तैयारी आप पहले ही करके रखें। राइट। तो दिस इज प्रीएम्प्टिव प्लानिंग व्हेन यू नो कि, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पेशेंट्स काफ़ी एंड स्टेज में आते हैं। सर एक वर्ड यूज़ किया अपना फिस्चुला, जी जरा आम पब्लिक को समझ में आए तो वो फिस्चुला क्या होता है और कैसे काम आता है? तो फिस्चुला मतलब कोई ट्रैक्ट है ना। अब फिस्चुला तो बहुत सारे कुछ अलग तरीके के फिस्चुला भी होते हैं बॉडी में, लेकिन ये जो डायलिसिस का फिस्चुला होता है इसको हम बोलते हैं AV फिस्चुला। A मतलब आर्टरी, V मतलब वेन, फिस्चुला मतलब आर्टरी और वेन के बीच में हम एक रास्ता बना देते हैं, आर्टेरियोवेनस फिस्चुला। तो हम इसका एक रास्ता बना देते हैं सर। अब होता क्या है, डायलिसिस में हमको एक प्रेशर चाहिए जिससे खून शरीर के बाहर निकले, वो पंप में जाए और फिर वापस अपने बॉडी में जाए। तो पानी की मोटर होती है, पानी की मोटर आपको प्रेशर देती है, वैसे ही आपको ब्लड में वो एक प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर होता है आर्टरी में, क्योंकि आपका जो हार्ट है वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर जनरेट कर रहा है, और आपके जो बॉडी में जो ब्लड बह रहा है उसमें बहुत प्रेशर है।
लेकिन वेन जो होती है वेन सुपरफिशियल होती है। आप कभी भी कोई भी पैथोलॉजी में जाते हैं या कभी अपना खून का सैंपल देंगे तो आप वेन में से देते हैं, क्योंकि वेन सुपरफिशियल होती है, वेन में कोई प्रेशर नहीं होता, तो आपका ब्लड 1 मिनट में बंद हो जाता है। आर्टरी का ब्लड 1 मिनट में कभी बंद नहीं होता, आर्टरी के ब्लड में बहुत प्रेशर होता है। तो हम क्या करते हैं, हमको आर्टरी का फ़ायदा भी चाहिए लेकिन हमको रिस्क भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं आर्टरी को वेन से जोड़ देते हैं। यूजुअली रिस्ट जॉइंट या फिर एल्बो जॉइंट पे ये ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें एक 4 सेंटीमीटर का चीरा दिया जाता है, उसमें नीचे से आर्टरी को पाया जाता है, वेन को पाके उन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो एक प्रेशर वेन के अंदर आ जाता है जिससे ये वेन जो है फूल जाती है और उसमें एक अमाउंट ऑफ प्रेशर आ जाता है। लेकिन जब ये आप फिस्टुला बनाते हैं तो उसको 3 से 4 हफ्ते मैच्योर होने में लगते हैं, क्योंकि वो वेन को मोटा होना है, वो वेन को वो प्रेशर चाहिए कि आप उससे डायलिसिस कर पाएँ। तो एवी फिस्टुला के कुछ फ़ायदे हैं कि अगर आप एक बार बनाए तो बहुत बार ज़िंदगी भर वो फिस्टुला चल जाता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं है क्योंकि आपको कोई कैथेटर नहीं है, कोई नलियाँ नहीं है, कोई प्लास्टिक आपके बॉडी में नहीं है, इट इज़ ऑल नेचुरल। सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस जो हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो फिस्टुला के अपने फ़ायदे हैं काफ़ी डायलिसिस के लिए। दो बातें करेंगे सर हम, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। सबसे पहले आते हैं हम हीमोडायलिसिस पर। हीमोडायलिसिस को हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं। बिफोर हीमोडायलिसिस क्या प्रिपरेशंस करनी पड़ती है डॉक्टर को या पेशेंट को, ड्यूरिंग डायलिसिस क्या होता है और आफ्टर डायलिसिस क्या होता है। सेम पेरिटोनियल के लिए भी हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो हीमोडायलिसिस के बारे में पहले बात करते हैं। हीमोडायलिसिस के पहले मान लीजिए अगर कोई नया पेशेंट है तो उसको एक वैस्कुलर एक्सेस चाहिए जहाँ से ब्लड बॉडी से बाहर निकलेगा। यूजुअली जैसा हमने अभी डिस्कस किया, फिस्टुला इज़ द मोस्ट आइडियल, क्योंकि फिस्टुला में इन्फेक्शन का रेट बहुत कम है। लेकिन यदि मान लीजिए आप फिस्टुला नहीं बना सकते, जैसे मान लीजिए कोई बहुत लीन एंड थिन लेडी है या कोई बच्चा है जिसमें वेन उतनी अच्छी नहीं है कि आप उसको जोड़ पाएँ, ऐसी स्थिति में कभी कभी आप कोई ग्राफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिनको इम्प्लांट्स कहते हैं, या फिर परमानेंट डायलिसिस कैथेटर होते हैं। तो ये कुछ होते हैं टेम्पररी लाइंस, कुछ होते हैं परमानेंट। परमानेंट मतलब जिंदगी भर का परमानेंट नहीं, बट दे आर लॉन्ग लास्टिंग। यूजुअली टेम्पररी लाइन विल लास्ट फॉर 2 से 3 हफ्ते, लेकिन जो परमानेंट लाइन होती है वो 6 महीने, कभी कभी 1 साल चल जाती है। अच्छा। और उसका जो टिप होता है वो डायरेक्टली हार्ट के राइट एट्रियम के जो आपका हार्ट का ऊपर का हिस्सा है उसमें जाके रहता है, तो अच्छा प्रेशर रहता है। प्रेशर अच्छा जी। तो आपको एक वैस्कुलर एक्सेस चाहिए डायलिसिस के पहले, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आपका ब्लड प्रेशर स्थिर होना चाहिए हीमोडायलिसिस के लिए, विच इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। एंड नंबर 3, कुछ चीज़ें हैं जो डायलिसिस में एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं, वो है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो पेशेंट्स हैं, कुछ पेशेंट्स हैं जिनको हेपेटाइटिस बी है या HIV है, उनके लिए हीमोडायलिसिस की मशीनें अलग होती हैं, क्योंकि ये जो वायरसेस हैं ये दूसरे लोगों में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो हर जो भी अच्छा आपको डायलिसिस सेंटर मिलेगा, दे हैव डेडिकेटेड रूम्स फॉर HIV HbCG पेशेंट्स, एंड नॉट जस्ट दैट, आवर सेंटर हैज़ डेडिकेटेड स्टाफ ऑल्सो। अगर HbCG का एक पेशेंट चल रहा है तो वो पेशेंट एक कमरे में है और एक स्टाफ, क्योंकि वो स्टाफ फिर वहाँ हाथ लगाए और दूसरे पेशेंट को नॉर्मल, ऐसा नहीं। नो कंटेमिनेशन, नो क्रॉस इन्फेक्शन। सो वेरी प्राउडली लास्ट 4 years माई हॉस्पिटल कन्वर्जन रेट इज 0 बिकॉज देर इज नो क्रॉस इन्फेक्शन। दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी। सो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आपको लेने हैं बिफोर डायलिसिस। जब ड्यूरिंग हाँ, अब क्या होता है कि पेशेंट्स हैं जो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस में हैं, जो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहे हैं या 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं, तो जब भी पेशेंट आता है तो पेशेंट का सबसे पहले ब्लड प्रेशर लिया जाता है, उसका वेट मॉनिटरिंग भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या होता है, इन पेशेंट्स में यूरिन आउटपुट नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल आज मैं आपकी डायलिसिस करा के घर गया, मेरा डायलिसिस के बाद वजन था 50 किलो। अब मैं 4 दिन के बाद मेरा नेक्स्ट नंबर आ गया डायलिसिस का, मैं डायलिसिस के लिए आया, आज मेरा वेट है 52। तो मैं गया था 50 पे, मैं आया 52 पे। अब ये मेरे खाने का वजन मतलब मसल मास भी हो सकता है या फिर मेरा फ्लूइड अक्यूमुलेशन भी हो सकता है, क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन तो उतना है नहीं। तो हम यूजुअली क्या करते हैं, ये 2 kg का वेट गेन है। अब अगर 2 kg का वेट गेन है तो आपको पता है, आप क्लिनिकली असेस करें, पैरों में स्वेलिंग है क्या, फेस पे स्वेलिंग है क्या, चलने में दम है क्या, यूरिन आउटपुट कितना है, BP कितना है, उसके आधार पे आप मशीन में ये सेट कर सकते हैं आपको कितना फ्लूइड रिमूव करना है।
इनिशियली इट्स ऑल अ मिस एंड मैच। उसके आधार पे आप एक पेशेंट का ड्राई वेट कैलकुलेट करते हैं कि 50 kg इस पेशेंट का ड्राई वेट है। 50 kg के कुछ भी ऊपर होता है तो वो उसका वाटर का फ्लूइड है और वो निकालना आवश्यक है, अक्यूमुलेटेड, और वो हर डायलिसिस में निकालना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम नहीं करेंगे तो धीरे 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 करके वो फ्लूइड इकट्ठा होगा, चेस्ट में जमा होगा, पेशेंट को लेटने में दम आएगा, चलने में दम आएगा। ये कुछ चीज़ें आपको डायलिसिस चालू करते वक्त देखनी पड़ती हैं। ये हो गया। तो ड्यूरिंग डायलिसिस भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके शुगर्स कभी कभी डाउन होते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि इंसुलिन और कुछ शुगर की दवाइयाँ वॉश आउट हो सकती हैं डायलिसिस में, क्योंकि ब्लड जब प्यूरिफाई हो रहा है। ऐसी स्थिति में उनको हम इनकरेज करते हैं आप कुछ खाइए ड्यूरिंग डायलिसिस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मैंने मेरे ट्रेनिंग से, यूके के ट्रेनिंग से मैं लेकर आया, इज़ इंटरडायलिटिक एक्सरसाइजेस। ये जो पेशेंट्स होते हैं डायलिसिस के, वो घूमने नहीं जाना चाहते, वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। तो कुछ मतलब एग्जॉशन हुआ रहता है या हाँ, वो भी हुआ रहता है। फिर थोड़ा हमारे में वैसे भी जो हमारे कुछ पेशेंट्स हैं उनमें वैसे भी ये डायबिटिक होते हैं, थोड़ा एज ज़्यादा होता है, दे फील लेथार्जिक। सो हम क्या करते हैं, वी हैव अ डेडिकेटेड फिजिकल थेरेपिस्ट ड्यूरिंग डायलिसिस। सो हमारे पास वो स्टेशनरी पेडल्स हैं जो बेड पे रखते हैं और आप पेडलिंग करिए। डायलिसिस चालू है, आप पेडलिंग करिए। डायलिसिस चालू है, आप कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस करिए। एंड ऑफ कोर्स वी एनकरेज देम टू लिसन टू वॉट एवर पॉजिटिव दे वॉन्ट टू फील। देयर इज अ राउंड द क्लॉक डायटिशियन हु इज गोइंग अराउंड ड्यूरिंग डायलिसिस, क्योंकि पेशेंट का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। 4 घंटे पेशेंट डायलिसिस पे है तो पेशेंट का यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, अच्छा, बहुत अच्छा। डायटिशियन विल कम, सो देयर इज 1 राउंड ऑफ अ सीनियर टेक्नीशियन। डायलिसिस टेक्नीशियन आएगा, वो राउंड लेकर जाएगी या लेकर जाएगा। एक नेफ्रोलॉजिस्ट मेरा या डॉक्टर का एक राउंड होगा, वो लेकर जाएगा। एक डायटिशियन का राउंड होगा, वो लेकर जाएगा, और एक फिजिकल थेरेपिस्ट। तो 4 घंटे में पेशेंट का पूरा यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। एक सुना है सर, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये क्या होता है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम जो है, एक तरीके से बॉडी की इम्प्योरिटीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और ये सीकेडी पेशेंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है, उनमें जो पैर होते हैं वो एक तरीके से थनथनाते हैं। अच्छा। तो उनको पैरों में खिंचाव होना, झुनझुनी आना, पैरों के तलवों में जलन होना, कोई स्पेसिफिक रीजन? और कभी कभी यस सर, तो यूरिया क्रेटिनिन का ज़्यादा होना और कैल्शियम और कुछ ट्रेस मिनरल्स का डेप्लीशन होना, इन सब के वजह से ये हो सकता है। ये पेशेंट्स यूजुअली अगर अच्छा क्वालिटी डायलिसिस करें तो ये पेशेंट्स इंप्रूव होते हैं, और कुछ दवाइयों से भी ये पेशेंट्स को फायदा मिलता है। ग्रेजुअली इट गोज अवे। इट गोज अवे सर, इट गोज अवे। जी सर। ये तो हो गई सर हेमोडायलिसिस के बारे में। व्हाट अबाउट पेरिटोनियल डायलिसिस, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर? तो पेरिटोनियल डायलिसिस जैसा हमने बात करी, पेट का डायलिसिस। अब पेरिटोनियल डायलिसिस भी 2 प्रकार का है। अच्छा। एक होता है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस बहुत ही ब्यूटीफुल एंटिटी है। मेरे कुछ मरीज नागपुर में ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस पे हैं, एंड ऑल आर वर्किंग पीपल। देयर इज़ 1 एडवोकेट, देयर इज़ अ टीचर हु इज़ ऑन ऑटोमेटेड पीडी। बेसिकली एक टेप रिकॉर्डर के साइज़ का एक मशीन होता है जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस मशीन कहते हैं, और पेशेंट को ऑलरेडी हम एक कैथेटर डाल के रखते हैं पेट में, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर बोलते हैं। उसके स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड्स होते हैं। पेशेंट रात को 10 बजे सोने गया, उसने मशीन ऑन करी, अपने फ्लूइड्स कनेक्ट किए, मशीन में सेटिंग करी और सो गया। सुबह 6 बजे पेशेंट उठेगा, वो मशीन ने 10 साइकिल पेरिटोनियल डायलिसिस के कर डाले। बीच में कुछ प्रॉब्लम होगी तो मशीन अलार्म देगा, लेकिन पेशेंट कैन हैव अ साउंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। सुबह 8 बजे या 6 बजे आप उठे, आपने मशीन डिस्कनेक्ट की, बंद की, आप अपने काम पे चले गए। So you can do a normal life. The other is CAPD, continuous ambulatory peritoneal dialysis. इसमें पेशेंट्स क्या करते हैं, इसमें यूजुअली हमको 3 साइकिल करनी है 24 घंटे में, और एक ड्वेल टाइम होता है। ड्वेल टाइम मतलब सुबह 8 बजे आप उठे, 8 बजे आपने 1-1.5 लीटर फ्लूइड अपने एब्डोमेन में डाल दिया, आप अपने काम धंधे पे चले गए। 3-4 बजे आप आए, आपने वो फ्लूइड बाहर निकाला, तो गंदा टॉक्सिन बाहर निकल गए, एक्सेस ऑफ वाटर आपका बॉडी का बाहर निकल गया। फिर आप एक नया फ्लूइड अंदर डालते हैं उसी वक्त, और उसको बंद कर देते हैं। फिर ड्वेल करते हैं उसको 6 घंटे। फिर रात को 10 बजे सोने से पहले आप उसको
निकाल दिया, ड्रेन आउट कर देते हैं। अब कुछ पेशेंट्स हैं जिनका कितना क्लियरेंस हो रहा है, कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि नाइट टाइम में उसको ड्राई रखना है कि वेट रखना है, नाइट में फ्लूइड रखना है कि नहीं रखना है। इसको हम बोलते हैं CAPD। तो ऑटोमेटेड PD एंड CAPD बोथ आर ब्यूटीफुल, बोथ आर वेरी गुड मोडालिटीज फॉर डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जब आप चालू करते हैं उसके पहले जैसे मैंने आपको बताया कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। आपको देखना है एब्डोमेन उसके लायक है कि नहीं, कहीं कोई प्रीवियस ऑपरेशंस तो नहीं है, कहीं कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शंस तो नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे। ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस ओनली जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो है सफाई का, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। तो हाथ क्लीन करना है सैनिटाइजर से, आपके फ्लूइड बैग्स के ट्यूब्स को क्लीन करना है, जिसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग आपको एक नेफ्रोलॉजिस्ट जो है और उसकी टीम पूरा देती है। एंड पोस्ट पेरिटोनियल डायलिसिस भी सेम है, क्योंकि यूजुअली BP फ्लक्चुएशंस इसमें नहीं होते हैं। ओनली एक फ्लक्चुएशन जो हो सकता है कि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स के शुगर्स बढ़ते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड हम डालते हैं वो ग्लूकोज रिच होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज एक सॉल्वेंट है जो ड्रैग करता है मॉलिक्यूल्स को, तो आपका यूरिया, क्रिएटिनिन सब गंदगी को खींच लेता है अपने साथ। तो वेट गेन हो सकता है सर, वेट गेन हो सकता है, शुगर्स हाई हो सकते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं पेरिटोनियल डायलिसिस में। व्हाट वुड यू प्रेफर? If I was to be a dialysis patient, I would prefer peritoneal dialysis to start. And usually peritoneal dialysis पे एक चीज़ है कि वो कैथेटर का एक लाइफ है, after which the catheter will not work, there will be some issues. तो पेरिटोनियल डायलिसिस के पेशेंट्स ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे समय तक पेरिटोनियल डायलिसिस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बट ये जो हीमोडायलिसिस है, हीमोडायलिसिस कैन गो और फॉर ईयर्स। मतलब आजकल इतना सिंपल हो गया, जैसे डायबिटीज के पेशेंट्स को इंजेक्शन देना सिखा दिए। यस सर, वो इंजेक्शन इंसुलिन के लेते वैसा हो गया ये। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, होम हीमोडायलिसिस। होम हीमोडायलिसिस भी एक बहुत अच्छी पद्धति है जिसमें आप घर पे ही डायलिसिस कर सकते हैं, हीमोडायलिसिस। बट उसके लिए भी कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। उसके लिए आपको घर पे एक मेडिकल RO चाहिए डायलिसिस का, एक मशीन प्रोक्रूट करना है और एक ट्रेन टेक्नीशियन जो आपके सारे पैरामीटर्स को मॉनिटर कर। होम हीमोडायलिसिस इज आल्सो पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट पॉसिबल। और बहुत सारे वेस्टर्न पर्टिकुलर पेशेंट्स जो आ नहीं सकते किसी वजह से, आ नहीं सकते, जो पेशेंट्स को स्ट्रोक हुआ है, जो पेशेंट्स चल नहीं सकते हैं, जो पेशेंट्स को कुछ और इश्यूज हैं, एंड कुछ लोग हैं जो नहीं जाना चाहते हॉस्पिटल, जो चाहते हैं कि भाई हम क्यों ना घर से करें। तो उसमें होम हीमोडायलिसिस, बट दे कैन अफोर्ड इट, एक और बात करते हैं हम। ये आपने डायलिसिस 2 टाइप की बात की आपने, हीमो एंड पेरिटोनियल। तो ये क्या लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है या कुछ किडनीज रिकवर होते हैं, या क्या ऑप्शंस क्या है? जी सर, तो सर ये बहुत मिसकंसेप्शन है। पेशेंट आते हैं हमारे पास बहुत बार, और पेशेंट्स का पहला क्वेश्चन क्या रहता है, अरे डॉक्टर साहब डायलिसिस नहीं कराएंगे, डायलिसिस करा लिया तो जिंदगी भर कराना पड़ेगा। अभी इसके लिए आपको ये देखना है कि आपका किडनी का प्रॉब्लम कैसा है। मान लीजिए अगर आपका किडनी का प्रॉब्लम अक्यूट है, मतलब टेम्परेरी है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जिसको किडनी स्टोन है बड़े बड़े, और किडनी का रास्ता रुका हुआ है, उसके कारण पेशाब नहीं आ रहा, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। या मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसको डेंगू, चिकनगुनिया, कोई इन्फेक्शन के कारण उसके किडनी के ऊपर असर आया है, तो ये टेम्परेरी है, दिस इज ए टेम्परेरी फिनोमिनन। उस वक्त अगर डायलिसिस की आवश्यकता है मरीज को, तो आप वो करके पेशेंट की जान बचा रहे हैं, आप वो पेशेंट को रिकवर होने में टाइम दे रहे हैं। और ये डायलिसिस टेम्पररी रहता है। जैसे किडनी ओपन अप हो गई, मान लीजिए स्टोन फंसे हुए हैं, आपने स्टोन निकाल दिया, किडनीज रिकवर हो गई, तो ऐसे पेशेंट्स पे डायलिसिस बंद हो जाता है जब हम अक्यूट किडनी इंजरी में कर रहे हैं, टेम्पररी किडनी फेलियर में। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी किडनी दोनों श्रंकन हो गई हैं, छोटी हो गई हैं आकार में, जिसमें रिकवरी का कोई स्कोप नहीं है, जिसको CKD इस्टेब्लिश हो चुका है, ऐसे स्थिति में वो डायलिसिस परमानेंट रहता है। और ये जो प्रश्न है लोगों का कि एक बार कराया तो बार बार कराना है, तो उसका आंसर ये है कि आपकी किडनी तो परमानेंट फेल है। एंड इफ़ यू वांट लॉन्गिटिविटी ऑफ लाइफ, अगर आप चाहते हैं कि एक पेशेंट एज नॉर्मल एज अनदर पर्सन जिए, उतना ही लंबा जिए, तो आपको कोई फॉर्म ऑफ रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तो लेना पड़ेगा, या तो ट्रांसप्लांट करें या डायलिसिस करें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिलीव करिए सर, जब आपके शरीर में गंदगी की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जब आप रेगुलर डायलिसिस करा रहे हैं, तो यू बिकम वेरी नॉर्मल। बहुत पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको आप देख के बता ही नहीं सकते शायद ये डायलिसिस पे होगा।
एक प्रश्न जो मेरे ख्याल से दर्शक जो देख रहे हैं वो जानना चाहेंगे, जी। वो है कॉस्ट फैक्टर क्या है सर इसका, आइदर पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस? पेरिटोनियल डायलिसिस अनफॉर्चुनेटली इज़ कॉस्टलियर देन हीमोडायलिसिस। अगर कोई भी पेशेंट पेरिटोनियल डायलिसिस करता है तो उसका महीने का खर्चा लगभग 50 to 55,000 पर मंथ आता है, इंक्लूडिंग ऑल द मेडिसिन्स पर मंथ, इंक्लूडिंग ऑल द मेडिसिन्स। वेयर एज अगर आप कोई अच्छे गुड क्वालिटी हीमोडायलिसिस कोई हॉस्पिटल में कराने जाते हैं तो आपका खर्चा लगभग 25 to 30,000 पर मंथ आता है, इंक्लूडिंग मेडिसिन। सो इट इज़ कॉस्टलियर, बट एक कुछ हमारे दर्शकों के लिए जो बाकी चीज़ें जानना चाहते हैं, तो अभी सरकार ने भी कुछ योजनाएं लाई हैं इसमें। हीमोडायलिसिस की योजनाएं काफ़ी समय से हैं, जिसमें कुछ कार्ड्स, आयुष्मान, महात्मा ज्योति फूले में ये योजनाएं फ्री हो रही हैं। हाउएवर पेरिटोनियल डायलिसिस में अभी वो लागू नहीं है, लेकिन सरकार अभी चेंजेस ला रही हैं जिसमें पेरिटोनियल डायलिसिस भी लोग कर पाएँ। राइट। उनमें जी समय के अभाव में रोकना पड़ेगा सर, लेकिन चलते थे एक मैसेज रहेगा आपका दर्शकों के लिए, क्या रहेगा? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि किडनीज़ बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो इन किडनीज़ को हेल्दी रखिए। अगर आप 50 साल के ऊपर हैं तो साल में एक बार अपना एनुअल चेकअप ज़रूर कराएं। अगर आपके परिवार में किसी को किडनी का प्रॉब्लम है तो खुद की किडनी की जांच साल में एक बार ज़रूर कराएं। 2 से 3 लीटर पानी लें। दर्द की दवाइयाँ, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना लें। अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, इन सब चीज़ों से दूर रहें। कोशिश करें 7 से 8 घंटे की नींद लेने के लिए। और याद रखें, कोई भी डिजीज़ जीवन का अंत नहीं है। डायलिसिस, सीकेडी, ये वाले जो पेशेंट होते हैं ये एक नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, आपके और मेरे तरह। शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं, अपना जॉब पे जा सकते हैं, एज नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इलाज सही समय पे कराएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बहुत पेशेंट्स जो होते हैं वो एंड स्टेज में आते हैं। तो खुद का ध्यान रखें और अपनी किडनीज़ का ध्यान रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू।